जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू मॉडल सेट लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 1 है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं काशी योगिन बोल रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो तांबा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीन प्रश्न है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जबालोपनिषद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शको बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किताबुल हिंद की रचना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6 प्रश्न है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है कि भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 प्रश्न है कि रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। तो अकबर के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न है कि निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप से नेतृत्व किया था। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वास्तविक रूप से कौन इसका नेतृत्व कर रहा था। तो सदाशिव राव भाऊ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1761 ईस्वी में। 10 प्रश्न है कि जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो तो वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका था। सुभाष चंद्र बोस का, सरदार पटेल का, लोकमान्य तिलक का, महात्मा गांधी का। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये कथन किसका था। तो ये महात्मा गांधी का कथन था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग कब किया गया। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट के द्वारा किया गया और ये प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। और कानपुर 1925 का सरोजिनी नायडू के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। ये प्रथम भारतीय महिला थी। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। नेक्स्ट 12 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13 प्रश्न की सर्वोच्च के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है। सर्वोच्च के अर्थ हुआ कि अपसौर यानी
पृथ्वी और सूर्य के जो अधिकतम दूरी रहता है उसको सर्वोच्च या अपसौर कहा जाता है। तो सबसे दूरी कब होता है तो 15, यहाँ पर अगर कब की बात की जाए तो 4 जुलाई को होता है और डिस्टेंस कितना रहता है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और सबसे न्यूनतम दूरी कितना होता है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है, जिसको उपसौर बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने कि एस्किमो लोगों के द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है तो इसको इग्लू कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सोना बोल रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। 16वां प्रश्न की तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो तमिलनाडु में के तटीय भागों में जाड़ों के दिनों में वर्षा होता है तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और सबसे अधिक जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। भारत में 80% वर्षा जो होता है इसी मानसून के द्वारा होता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। बताइए यहाँ पर तो किस द्वीप पर स्थित है तो जावा पर है। वर्तमान समय में इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है तो सुंत्रा है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन यहाँ पर दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो कि सही है। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात के साथ बनाती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये तो गुजरात के साथ बनाती है, लेकिन इसका लंबाई यहाँ पर सही नहीं है तो ये गलत है। भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा बनाती है, जिसकी लंबाई 102 किलोमीटर है, ये सही है। भारत का राजस्थान राज्य समुद्री सीमा बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान के साथ नहीं बनाती है। और चौथा पॉइंट है कि भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर तटीय की बात की जाए केवल मुख्य भूमि का तो 6100 किलोमीटर ये कि सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात है 89वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गल्फ स्ट्रीम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कहाँ से प्राप्त होता है तो मकराना से, जो कि राजस्थान में है। जो आगरा का ताजमहल का निर्माण किया गया यहीं के संगमरमर से निर्माण किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न की पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का समानता प्रयोग किया जाता है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सीडार का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न की किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न की संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति के संस्तुति मिलने के पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 माह के भीतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से विश्वास प्राप्त हो। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मंत्रिपरिषद कब तक बना रहेगा अपने पद पर? तो जब तक यहाँ पर लोकसभा को विश्वास प्राप्त हो। जैसे ही लोकसभा का विश्वास से ख़त्म होता है तो ये मंत्रिपरिषद है जो कि भंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण कराता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जिनका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है, तो इनके पद का जो शपथ ग्रहण है कौन दिलाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण कोई नहीं दिलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है कि यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ऐसा ही प्रश्न आपको घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछने वाला है। डायरेक्ट अब एग्जाम में नई प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। 29वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक के कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका वर्णन अनुच्छेद 348 में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न कि लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है ये लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ कार्य करता है, इसके अंतर्गत कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वह सभापति के अंतर्गत कार्य करता है। सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कुर्सी को 840 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है, इसे 924 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए एक कुर्सी है जिसको कितना में बेचा जा रहा है? तो 840 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको कितना का लाभ हानि हो रहा है? तो 16% का हानि हो रहा है, यानी 16% का हानि यानी 100 का कितना में 84 में बेचा गया होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो 1000। अब 1000 का वस्तु कितना बेचा जा रहा है? 924 में, यानी कितना का 76 का हानि की जा रही है, यानी इसका लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 7.6%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ़ होता है इसका गलनांक है जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा और इस फिगर में आपको बताना है कि किस दोस्त के बारे में दिया गया है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यह एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से और इसका जो फोकस दूरी है फोकस इधर ही कट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है?
तो दृष्टि पटल है, और यहाँ पर जो रेटिना होता है, रेटिना से पहले ही जो फोकस दूरी कट यहाँ पर मार देता है, तो इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यही कारण से इसको निकट दृष्टि, जो इसके इधर इसको कट मार दे तो इसको निकट दृष्टि दोष करते हैं, और यहाँ पर रेटिना से इधर आकर कट करे तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पर इधर कट मार दी, यानी निकट के वस्तु तो इसको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर के वस्तु इसको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देगा नहीं, लेकिन निकट की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो यह निकट दृष्टि दोष का फिगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बढ़ जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। घनत्व बराबर क्या आता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी, उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% के छूट पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जीवन का उत्पत्ति हुआ है प्रीकैम्ब्रियन काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 39वां प्रश्न की ग्लाइकोजन का संचय होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है। तो यकृत और पेशियों में होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो जिब्रेलिन दिया गया है, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन के अंतर्गत आता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है। तो जो पादप का नई नई पत्तियों उत्पन्न होता है तो उसमें पाया जाता है, साथ ही बीज में पाया जाता है, और जो पादप का शीर्ष से बिंदु रहता है वहाँ पर ये सब पाए जाते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। और जो बीज होता है उसको जब अंकुरित करने के लिए छोड़ते हैं तो सुषुप्त अवस्था से उसको उत्तेजित करता है अंकुरित करने के लिए। किसके कारण से होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन के कारण से ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक होता है। देखिए यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो वैसा कोशिकीय जीव जिसके अंतर्गत जो कोशिका होता है उसके केंद्रक होते हैं, जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं कोशिका में, उसको यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो यहाँ पर अमीबा और पैरामीशियम जो है इसके सेल के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर नीलहरित शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब है जो कि प्रोकैरियोटिक के, इसके जो सेल होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न की एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एड्स जो बीमारी है विषाणु जनित, तो इसको परीक्षण करने के लिए किस विषाणु के द्वारा होता है। तो HIV वायरस के द्वारा होता है, और एलिजा टेस्ट कराया जाता है। और रक्त के अंदर जो T कोशिकाएं होता है इसी को प्रभावित करता है, वृद्धि को इसको रोकता है। और मनुष्य का जो रक्त प्रतिरोधक जो क्षमता होता है शरीर का, जो किसी प्रकार का बीमारी से रोकता है उसको ये नष्ट करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न है कि पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो पौधे होते हैं ये दिन और रात दोनों समय में श्वसन की क्रिया करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो दिन के समय रहता है, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश के
उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उस टाइम ये ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात के समय में सूर्य के प्रकाश इसको नहीं मिल पाता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। साथ ही प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त जो रंग होता है वह रेड होता है और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है बैगनी कलर में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देशों के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुनार मिर्डल ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये विकासशील देशों के लिए यह प्लान बनाया जाता है कि उसको विकसित कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत में योजनावधि में कुल कितने बार योजना अवकाश हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी जो पंचवर्षीय योजना था तो लगातार चल रहा था, 51 से शुरू हुआ था 1951 से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना तक के लगातार चला, लेकिन जो तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना उसके बीच में अवकाश आ गया क्योंकि उस टाइम भारत और पाक का युद्ध था, तो जिसके कारण से उसमें क्षति होने के कारण से उस टाइम अवकाश था। इसी को योजना अवकाश बोला जाता है। तो ये 2 बार आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न निगम कर दे होता है। निगम कर किसके द्वारा, इसको कंपनीज टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स भी कहा जाता है। ये कंपनीज के द्वारा दी जाती है। और किसके द्वारा दी जाती है, तो जो भी कंपनी होती है तो उनके द्वारा जो भी लाभ अर्जित की जाती है तो उस लाभ पर टैक्स लिया जाता है, तो उसी को निगम कर कहा जाता है। कंपनियों के लाभ पर ये टैक्स मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छोटे कंपनी हो या बड़े कंपनी हो, उसको जितना प्रॉफिट होता है उसी के अनुपात में उससे टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो नौसेना के अध्यक्ष के पद होता है उसको क्या बोला जाता है, तो एडमिरल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो थल सेना होता है उसको लिए क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। और एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के लिए बोला जाता है। 48वां प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे बताइए यहाँ पर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन अगर ला दे तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है, तो घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर वह थोड़ा सा उसमें प्रतिकर्षण होता है, यानी वह दूर भागता है, तो उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसके अंतर्गत मरकरी आता है। लौह चुंबकीय के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, ये सभी के सभी है जो कि लौह चुंबकीय होता है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो डिम्बक यानी लार्वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 51वां प्रश्न कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको संजनन बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रसरण होता है, प्रसरण के माध्यम से ही जब देखते होंगे किशमिश को आप पानी के अंदर डाल दीजिएगा तो वह फूल कर बड़ा सा हो जाता है, तो वह प्रसरण के माध्यम से ही बड़ा होता है। और पृथ्वी के अंदर से जो पेड़ पौधा पानी को सोखता है तो ये प्रसरण के माध्यम से ही सोखता है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि 3-4 वर्ष के बच्चे में कौन सी दांत नहीं होते हैं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चवर्णक नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53वां प्रश्न है कि जीवाणु के दलहनी पौधे के जड़ों में निवास करता है। देखिए जो जीवाणु के दलहनी पौधे होते हैं उसके जो जड़ होता है उसमें राइजोबियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, और जब सी को उसी बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो ए बी सी को अब ये क्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिए जो रंग में परिवर्तन ला देता है
उसका शक्ति ज़्यादा है, वो क्रियाशीलता के थी पर सबसे ज़्यादा उसका शक्तिशाली है। तो यहाँ पर ए सबसे बड़ा हो जाएगा क्रियाशीलता के आधार पर, बी उससे थोड़ा सा छोटा और सी सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि सी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55वां प्रश्न है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये हरित लवा के ग्रेना में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57वां प्रश्न है कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब को खोदने का काम किया। 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो काम को पूरा करने में कितने समय लगे होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आसान प्रश्न है। देखिए 15 व्यक्ति है जो कि 20 दिनों तक एक तालाब को खोद सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना टोटल काम है। तो 15 में हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 15 दूना 30 यानी 300, टोटल 300 वर्क है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी 10 दिन तक तो वह टोटल 15 व्यक्ति ये काम साथ में किए हैं। तो 10 गुने में कितना हो जाएगा 15 यानी 150 काम हो चुका है। अब 150 काम हो गया, फिर अगले 5 दिनों के बाद 5 व्यक्ति और जाते हैं, यानी जो 5 को चले गए हैं तो 10 को बचाए। 10 को जो व्यक्ति है ये कितने दिन काम किए हैं और, तो 5 दिन काम किए, यानी 50 को काम और हो गया। पहले से 150 काम हुआ था और फिर 50 को हुआ, यानी 200 काम हो गया। और कितना काम बचा हुआ है तो 100 को काम हुआ। अब 100 को काम करने के लिए कितने व्यक्ति बचे हुए, तो 5 को व्यक्ति बचे हुए हैं। तो 5 को व्यक्ति क्यों बस, क्योंकि टोटल 15 व्यक्ति, एक बार 5 को चल गया, फिर एक बार 5 को चल गया और 5 को बचाए। तो 5 को व्यक्ति को कितना दिन करना पड़ेगा, तो 20 दिन करना है। 20 बचे कितना हो जाएगा 100। तो 20 दिन यहाँ पर हो गया और 10 दिन, तो 20 10 30 और 5 दिन यहाँ पर किया था तो 35, यानी 35 दिन टोटल काम लगेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होता है और प्रत्येक के 3 वर्ष पर इसमें से 5 जो न्यायाधीश होते हैं वह रिटायर हो जाते हैं और 9 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का सबसे अधिक तट रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो पुडुचेरी है उसमें भाषा पर इसको पकड़ सकते हैं। भाषा उसमें कौन कौन सा बोला जाता है, तो फ्रेंच बोला जाता है, अंग्रेजी बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है और तमिल बोला जाता है। तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो देखिए तमिल से तमिलनाडु हो गया और तेलुगु से हो गया आंध्र प्रदेश हो गया और मलयालम से केरला हो गया। तो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये 3 राज्यों में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ 63वां प्रश्न है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करते हैं। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस प्रदेश में निवास करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्यास जो नदी है ये रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है पठानकोट के पास, जो कि पंजाब में है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, पाकिस्तान में नहीं प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो बेरिंग जल संधि है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। चलिए इसको सम्मिलित कीजिए। देखिए तो मध्य पूर्व के अंतर्गत कौन आता है? तो मध्य पूर्व के अंतर्गत आता है पश्चिम एशिया, और आंसू आता है यहाँ पर एशिया, और स्वर्णिम त्रिकोण क्या आता है? दक्षिण पूर्व एशिया, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए का किसके साथ गया है? 3 के साथ, ए के साथ 3, और बी के गया है 4 के साथ, बी के 4, और सी के स्वर्णिम त्रिकोण, सी के 1, तो सी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए सांभर वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों राजस्थान में। राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 68वां प्रश्न है कि भसीन पुरस्कार दिया जाता है। जैसे बताइए यहाँ पर जो भसीन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 69वां प्रश्न है किसी वस्तु के 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर कितना है? तो 30 रुपया है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 5% और 10% परसेंटेज में कितना है? तो 5%। 5% बराबर कितना है? तो 5% बराबर 30 है। तो 1% बराबर कितना होगा? 6। तो 100% बराबर कितना होगा? 600। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 70वां प्रश्न है कि पिनाक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर पिनाक क्या है। तो पिनाक एक बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 71वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फ्री थ्रो किस में दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए यहाँ पर देखिए बक्सर का लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था कर्मनाशा नदी के तट पर, जो कि बक्सर में है। और उस टाइम मीर जाफ़र जो था वह बंगाल का नवाब था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे महलवारी व्यवस्था का जनक माना जाता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 74वां प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से होता है? तो यूरिया में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बल किसके गुणनफल होता है? तो बल बराबर क्या होता है? तो एम ए होता है। एम मतलब मास और ए मतलब त्वरण, यानी मास और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 76वां प्रश्न है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 77वां प्रश्न है कि भारत के लोक हितकारी भाग की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? तो चतुर्थ भाग में है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलियावेट द्वीप स्थित है? बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या? नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कौन सी है? तो अनाई मुड्डी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 80वां प्रश्न है कि वर्ष से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।